और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए राजस्थान प्राइम में आगे बढ़ रहे हैं और रुख कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है जहां किसानों को सीएम ने बड़ी राहत दी है और ओलावृष्टि से परेशान किसानों को सीएम ने राहत दी है। किसानों को 239 करोड़ की मदद सरकार के द्वारा मिलेगी। 8 जिलों के 70,000 किसानों को इसका सीधा सीधा फायदा पहुंचेगा। आपदा राहत कोष से फंड सरकार के द्वारा जारी किया जाएगा और किसानों के खाते में पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर होगा। रबी के सीजन में ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान हुआ था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रबी फसल सीजन 2024-25 में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत देते हुए 239 करोड़ रुपए के कृषि आदान अनुदान की स्वीकृति दी है और यह मदद प्रदेश के 8 जिलों की 18 तहसीलों के 143 गांवों के 70,000 से ज्यादा किसानों को दी जाएगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ इनपुट एडिटर सुशांत पारिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, ये बड़ी राहत है और किसानों को जहां एक तरफ नुकसान पहुंचा था, ऐसे में इस बात की गंभीरता को समझते हुए मुख्यमंत्री ने बड़ी राहत दी है। बिल्कुल बड़ी राहत भी है और किसानों को इसका लाभ भी होगा। इंतजार किया जा रहा था गिरदावरी रिपोर्ट का कि गिरदावरी रिपोर्ट आए और उसी के बाद आकलन करते हुए सरकार ने 239 करोड़ की बड़ी जो राशि है वो जारी की है। और ये 33% से जो अधिक खराबे वाले 143 गांव हैं उनको अभावग्रस्त घोषित भी कर दिया गया है। इसके साथ ये कि राज्य सरकार का एक अच्छा कदम है ताकि सरकार वहाँ पर जरूरी जो प्रशासनिक कदम है, जरूरी जो सुविधाएं देनी है गांव के लोगों को वो दे सके। और 8 जिलों की 18 तहसीलों में रबी की फसल के सीजन के दौरान जो ओलावृष्टि हुई थी उसका जो नुकसान हुआ उसकी सरकार भरपाई करने की कोशिश कर रही है और तत्काल प्रभाव से कहा गया है कि ये आपदा राहत कोष से राशि जो है वो तुरंत किसानों को दी जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशांत पारिक इस पर जानकारी देने के लिए। और वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय पर द इमरजेंसी डायरी पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित की गई, जो देश के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे अंधकारमय कालखंड यानी आपातकाल में युवा नरेंद्र मोदी के संघर्षों और नेतृत्व क्षमता के उदय को रेखांकित करती है, उनके बारे में बताती है। मुख्यमंत्री ने पुस्तक की सराहना करते हुए कहा कि यह न सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों का संग्रह है बल्कि उस दौर के असली नायकों की जीवंत झलक भी प्रस्तुत करती है। इस दौरान सहकारिता मंत्री गौतम दत्त, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी मौजूद रहे। और अजमेर से बड़ी खबर, जहां अजमेर में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। एसटीएफ ने एक और बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा है। दरगाह थाना क्षेत्र से बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है। अब तक अजमेर से 43 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इसमें एक और गिरफ्तारी की गई है। दरअसल ये अवैध रूप से बांग्लादेशी यहां पर रह रहे थे और ऐसे ही अब तक 43 अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अजमेर में एसटीएफ के द्वारा इस बीच बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो दरगाह थाना क्षेत्र से बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा है। अब तक अजमेर से 43 अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दरअसल पिछले लंबे समय से इस पर काम किया जा रहा है और अवैध रूप से रहने वाले ऐसे घुसपैठियों को चिन्हित किया जा रहा है, उनको देश से बाहर निकालने की तैयारी है। और साथ ही साथ यहाँ जो अवैध रूप से रह रहे लोग हैं, जो कि कई बार ऐसे ही आपराधिक कामों में शामिल रहते हैं और उनके ऊपर हमेशा से शक की सुई रहती है, और इसीलिए राज्यों की सुरक्षा, देश की सुरक्षा को देखते हुए ऐसे लोगों को सबसे पहले चिन्हित किया गया है। पवन अटारिया हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, एक और अवैध रूप से बांग्लादेशी जो रह रहा था उसको पकड़ा गया है। जी बिल्कुल, देखिए ये करीब मान के चलिए 43वां बांग्लादेशी है जो कि अजमेर पुलिस ने और दरगाह थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए स्पेशल टास्क फोर्स टीम के द्वारा 43वां बांग्लादेशी गिरफ्तार किया गया है। और इसकी पहचान यहाँ पर 39 वर्षीय मोहम्मद सिद्दीकी पुत्र अब्बू हुसैन जाति सुन्नी मुसलमान के रूप में हुई है, जो कि पिछले लंबे समय से यहाँ दरगाह क्षेत्र में खानाबदोश की जिंदगी यहाँ पर जी रहा था। टीम ने दरगाह थाना पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स ने करीब 15-20 लोगों को चिन्हित करके उनसे पूछताछ की थी, जिसमें से एक युवक बांग्लादेशी यहाँ पर पाया गया है और इसको यहाँ पर डिटेन कर लिया गया है। उसके बाद इससे और पूछताछ से दरगाह थाना पुलिस द्वारा की जा रही है कि और कितने लोग हैं जो कि बॉर्डर बांग्लादेश और भारत की बॉर्डर क्रॉस करके बिना वीजा के, बिना किसी नियम के अनुसार यहाँ पर प्रवेश किया है।
वो पूछताछ यहाँ पर की जा रही है और पुलिस को उम्मीद है कि और भी खुलासे और भी बांग्लादेशियों की सूचना इस बांग्लादेशी युवक के पास हो सकती है। फिलहाल इससे पूछताछ जारी है। ठीक है, तो ये पूछताछ फिलहाल की जा रही है। बहुत शुक्रिया पवन इस पर जानकारी देने के लिए। और बूंदी से खबर है, जहां बरदा बांध पर पिकनिक मनाने आए 2 युवक पानी के तेज बहाव में बह गए। एक युवक नदी के तेज बहाव में बह गया, जबकि दूसरा युवक तैर करके वहां से बाहर निकल आया। रेस्क्यू में जो सिविल डिफेंस की टीम जुटी हुई है, लगातार बारिश के चलते नदी का जो बहाव है काफी तेज दिखाई देता है और ऐसे में 2 युवक इसमें बह जाते हैं, जबकि बताया जा रहा है कि एक शख्स इसके पानी के तेज बहाव में बह गया, जबकि दूसरा युवक तैर करके बाहर निकल आया। गंगापुर सिटी से बड़ी खबर, जहां 20 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला है। गंगापुर सिटी में रीट की तैयारी कर रही थी ये युवती, चुन्नी का फंदा लगा करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं घटना की जांच में पुलिस की टीम जुट चुकी है। सपोटरा उपखंड के गांव जावदा की रहने वाली ये युवती बताई जा रही है और परिवार के लोग हत्या की आशंका जता रहे हैं। खबर सीकर से है, जहां विद्युत विभाग के स्मार्ट मीटर्स का विरोध देखने को मिल रहा है और ग्रामीण स्मार्ट मीटर को लेकर के लामबंद है। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत बावड़ी में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। दरअसल अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर स्मार्ट मीटर लगा रहा है और किसानों का आरोप है कि वो बार बार नए प्रयोग किए जाने से परेशान है। विद्युत विभाग कभी ट्रांसफार्मर बदलने, कभी लाइन सुधार करने, तो कभी स्मार्ट मीटर लगाने के बहाने से उपभोक्ताओं पर आर्थिक भार डाल रहा है और ये सब निजी कंपनियों को फायदा देने के लिए किया जा रहा है। भाई मीटर जो लग रहे हैं वो अच्छे हैं, ये तो कंपनियों की लूट करवाने के लिए, कभी कोई केबल के नाम से आता है, कभी कोई ट्रांसफार्मर के नाम से आता है, कोई सुपर ट्रांसफार्मर के नाम से आता है, कभी स्मार्ट मीटर के नाम से आता है। ये केवल इस निगम को गाठे में डालने का काम है और कंपनियों को, वो जो इनके जो कंपनी है उनको माला माल करने के लिए, ठेकेदारों को माला माल करने के लिए ये लग रहे हैं। इनसे आम उपभोक्ताओं को कोई फायदा होने वाली चीज़ नहीं है। ये बिना मतलब की परेशानी आम उपभोक्ता को भी हो रही है और आम जनता को भी हो रही है। और अलवर के रावली विहार थाना पुलिस ने फायरिंग कर हत्या का प्रयास करने के आरोप में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दरअसल 27 फरवरी 2025 को रूपवास रेलवे फाटक पर साइड देने को लेकर के विवाद हुआ था और रंजिश के चलते अनुराग ने अपने साथी परमजीत के साथ मिलकर के फायरिंग की और वहां से फरार हो गया। दीपचंद मीणा निवासी बुकोर रूपवास फाटक से अपनी गाड़ी से क्रॉस कर रहा था। उस समय अनुराग मीणा व केतन मीणा, जो कि राजगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, वो भी फाटक क्रॉस कर रहे थे। इनके आपस में साइड देने की बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसी बात को लेकर अनुराग मीणा, केतन मीणा ने अपने दोस्त परमजीत गुर्जर, जो कि कोतवाली थाना क्षेत्र का प्रवीण गुर्जर एचएस उसका भाई है, उसको बुलाया। वह अपने एक दोस्त ईशू को बुलाया और रात्रि में करीब 12 बजे के लगभग दीपचंद मीणा के घर पर रूपवास फायरिंग की घटना की। जान से मारने की नीयत से इन्होंने फायर की थी, फिर ये फरार हो गए थे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथ में सत्ता रहे ना रहे, लेकिन अपनी मौजूदगी दर्ज करवाना वो कभी नहीं छोड़ते। गहलोत का जादू दिखाने का तरीका भी दिलचस्प है। बयान ऐसा दो कि विरोधी दल के कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री तक सब हिल जाएं। भले ही बाद में कुछ सत्य निकले या ना निकले, लेकिन अब उनके बयान पर पलटवार भी तेज हो गए हैं। भजनलाल को भी इसमें नए है ना, वो पहली बार मुख्यमंत्री बन गए, पहली बार विधायक बने हैं। राजस्थान में इन दिनों सियासी हलचल तेज हो गई है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के मौजूदा सीएम भजनलाल शर्मा के हटाए जाने वाले दावे को लेकर बीजेपी अब उन पर हमलावर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के बाद अब डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी अशोक गहलोत पर पलटवार करते दिखाई दिए। बात भी कुछ ऐसी ही कही थी गहलोत साहब ने। वो भजनलाल ही है, भजनलाल ही भजन करने वाले भी होते हैं। ये क्या है कि उनको तमाम बातों की जानकारी नहीं।
कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के बयान पर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा, आपकी पार्टी में 5 साल कुर्सी का खेल चला था, आज आपको वो हमारी पार्टी में क्यों नजर आ रहा है? बीजेपी पूरी तरह से एक है। अगर आप जनता के हित में कोई सलाह देना चाहें तो दे सकते हैं। उस विजन को आगे बढ़ाते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी जो 1.5 साल में काम किया है, वो काम जनता उसको सराह रही है और वो इनको अपच हो रही है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी को और उनकी पार्टी को। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आपकी पार्टी में पूरे 5 साल ऐसे ही कुर्सी का खेल चला था, वो भी आज आपको हमारी वाली पार्टी में क्यों नज़र आ रहा? भारतीय जनता पार्टी एक है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जिस तरह की आप अपनी पार्टी का ध्यान रखते हो, हमारी पार्टी का हम ध्यान रखें। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस जनता के हित में अगर कोई सलाह, कोई राय देना चाहो तो निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी उन पे काम करते हैं। आप जनता की हितों की बात करो, न कि आप हमारी पार्टी में क्या हो रहा, आपकी पार्टी में क्या हो रहा, ये आप अपने अपने संभालें। राज्य के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने दावा किया कि दिल्ली और राजस्थान में बीजेपी के ही कई लोग प्रदेश के सीएम को हटाने की साजिश रच रहे हैं। बड़ा दावा ये भी किया कि भजनलाल शर्मा के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। साथ ही गहलोत साहब ने कहा, भजनलाल शर्मा सिर्फ भजन करना चाहते हैं। उनको भजनलाल को भी इतने नए हैं ना, वो पहली बार मुख्यमंत्री बन गए, पहली बार विधायक बने हैं, नौजवान है, तो अभी उनको कई जानकारी है नहीं, इसलिए ऐसी बातें बोल देते। मैं माइंड नहीं करना चाहिए। वो भजनलाल ही है, भजनलाल ही भजन करने वाला भी होते हैं। इसलिए क्या है कि उनको तमाम बातों की जानकारी नहीं। अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर कहा जाता रहा है। हालांकि काफी जद्दोजहद के बाद भी उनका जादू विधानसभा चुनावों में नहीं चल पाया था। लेकिन राजनीति के केंद्र में कैसे बने रहना है, ये अन्य नेता गहलोत से सीख सकते हैं। अशोक गहलोत बीच बीच में एक बयान देते हैं और सारी राजनीतिक चर्चाओं को अपनी ओर मोड़ लेते हैं। जादूगर का जादू चुनावों में भले ही ना चला हो, लेकिन राजस्थान में हेडलाइन मेकर तो वही बने रहेंगे। इस बात की तस्दीक बीच बीच में आने वाले उनके बयान करते ही रहते हैं। राज्य में कांग्रेस बनाम बीजेपी का खेल पुराना है। ऐसे में सत्ता हाथ में रहे ना रहे, गहलोत अपनी मौजूदगी मनवाना नहीं छोड़ते। यानी वो अभी तक ये नहीं मनवाना चाहते कि वो इस खेल से बाहर हो गए। गहलोत का खेलने का तरीका भी दिलचस्प है। बयान ऐसा दो, विरोधी दल के कार्यकर्ता से लेकर सीएम तक सब हिल जाए, भले ही बाद में कुछ सत्य निकले या ना निकले। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। राजस्थान में नकली खाद बीज पर एक्शन की चर्चा दिल्ली तक हो रही है। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कई फैक्ट्रियों पर जो छापेमार कार्रवाई की, उसके बाद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐसे माफियाओं के खिलाफ कानून बनाने की बात की। सवाल ये कि क्या इससे नकली खाद बीज पर पूरी तरह से रोक लग पाएगी? इस रिपोर्ट में आप देखिए। नकली पेस्टिसाइड जो बनाएंगे उनको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। किरोड़ी के छापों की गूंज, जयपुर से दिल्ली तक हलचल। मंत्री बोले बनेगा कानून, माफिया जाएंगे जेल। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की छापेमारी की चर्चा इन दिनों दिल्ली तक है। उनके एक्शन का जिक्र केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी किया है। चौहान ने एक कार्यक्रम में कहा कि राजस्थान में जैसे अभी छापे पड़े, नकली बीज और खाद जो बनाएंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह का बड़ा बयान, राजस्थान जैसे छापे देश भर में वैसी ही कार्रवाई होगी। नकली खाद बीज बनाने पर सख्त एक्शन की तैयारी है। इस पर कानून बनाने की भी तैयारी चल रही है। किसान भी नकली खाद बीज की पहचान कर सकें, जल्द ऐसे उपकरण भी बनने चाहिए। वहीं किरोड़ीलाल मीणा का मिलावटी खाद के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। बीकानेर, उदयपुर समेत प्रदेश में कई कंपनियों के खिलाफ उन्होंने छापा मारा था। अब विभाग ने भी अमानक कंपनियों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कृषि मंत्री के निर्देश पर किशनगढ़ की 13 फर्टिलाइजर कंपनियों का लाइसेंस 14 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही इन कंपनियों से इस अवधि में स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। तय समय में जवाब नहीं देने पर इनके लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किए जा सकते हैं।
अमानक स्तर के बीज, जिसके बारे में कहते हैं नकली बीज या खराब बीज, नकली पेस्टिसाइड जो बनाएंगे उनको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। कड़ा कानून बनाने की तैयारी हम कर रहे हैं। फिलहाल इस बयान से तो साफ है कि राजस्थान में जो एक्शन दिखाई दिया वो आगे देश भर में जारी रहेगा और इसमें शामिल हर चेहरे को बेनकाब किया जाएगा ताकि किसान को गुणवत्तापूर्ण बीज, खाद और कीटनाशक मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। वहीं सीकर में एक मजदूर को अच्छा काम दिलाने का झांसा देकर करीब 1 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया। कैसे एक ठग ने बैंक खातों के जरिए 1 करोड़ से ज्यादा के लेन देन कर ऑनलाइन फ्रॉड कर दिया, आगे आप देखिए। सीकर में मजदूर को अच्छा काम दिलाने का झांसा देकर 3 बैंकों में खाता खुलवाकर बैंक पासबुक, चेकबुक में एटीएम लेकर करीब 1 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया। आरोपी ने बैंक खाते के जरिए से करीब 1 करोड़ रुपए का लेन देन कर ऑनलाइन फ्रॉड कर दिया। पीड़ित मजदूर को साइबर पोर्टल पर अकाउंट की शिकायत होने के बाद मामले का पता चला। इसके बाद मजदूर ने साइबर थाने में मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस ने तीनों बैंक खाते फ्रीज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। देश में लगातार साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सीकर जिले में भी लगातार साइबर ठगी जैसे मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही मामला अभी हाल ही में सीकर की साइबर थाने में दर्ज हुआ है, जिसमें जो है 1 करोड़ से ज़्यादा का लेन देन जो है बैंक खातों में हुआ है। इसी को लेकर के साइबर थाने पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। मामले के अनुसार आपको बता दें कि लक्ष्मणगढ़ निवासी एक युवक, मजदूर युवक जो हुल्लास नाम का युवक है, वो चेजा पत्थर का काम करता है। वो जो है पिछले करीब 3 साल पहले सीकर शहर के साइंस कॉलेज के अंदर जो है निर्माण कार्य के लिए, मजदूरी के लिए यहाँ आया था। इस दौरान एक युवक वहाँ जिसका अक्सर आना जाना था, महेंद्र नाम का युवक था, उससे उसकी जान पहचान हुई और उस युवक ने मजदूर जो उल्लास नाम का युवक है उसको अपने झांसे में लिया और अच्छा मुनाफा और अच्छे काम का लालच दे करके उससे जो है 3 अलग अलग बैंकों में खाते खुलवाए गए। और खाते खुलवाने के बाद में जो है आरोपी ने उसके बैंक खाते की जो पासबुक है, एटीएम है और जो अन्य चेकबुक वगैरह थे वो अपने पास रख लिए और वहीं जो तीनों खातों में जो मोबाइल नंबर दिए थे वो सिम भी अपने पास रख ली, ताकि जो है जो भी लेन देन तीनों खातों में हो सके वो जो है पीड़ित को पता नहीं चल सके। इस दौरान जो है युवक ने करीब 1.5 साल के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा का जो है तीनों खातों में लेन देन किया है, जिसकी जो है भनक जब साइबर पुलिस को लगी तो ये खाते जो तीनों बैंकों में थे उसको फ्रीज कर दिया गया। फ्रीज करने के बाद ही जो है पीड़ित युवक जो उल्लास है मजदूर, उसको इस सारी मामले का पता चला और उसके बाद उसने जो है पुलिस से संपर्क किया। साइबर थाने के इंचार्ज डीएसपी अनुज डाल ने बताया कि सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ के टीबा की ढाणी के होलास कुमार के निर्माणाधीन बिल्डिंग में चेजा पत्थर और मजदूरी का काम करता है। करीब 3-4 साल पहले उसने सीकर के फतेहपुर रोड स्थित साइंस कॉलेज की बिल्डिंग में टाइल्स लगाने का काम किया था। इसी दौरान उसकी जान पहचान वहां अक्सर आने वाले महेंद्र कुमार से हुई। इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं और करीब 1.5 साल पहले आरोपी महेंद्र कुमार ने पीड़ित मजदूर हुलास को अच्छा काम दिलाने और मुनाफा दिलाने का झांसा देकर बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए राजी किया। महेंद्र ने उनसे 2-3 खाते लिए। इंडसइंड बैंक का खाता जो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में लिखा हुआ है, एक बंधन बैंक का खाता, उनसे संबंधित जो भी बैंकिंग क्रेडेंशियल्स थे वो उन्होंने महेंद्र को दिए। मतलब उनके कहने के मुताबिक महेंद्र ने लिए और इन दोनों खातों में लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ और जिस पे साइबर की कंप्लेंट दर्ज हुई तो इन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि साहब महेंद्र ने मेरे से ये खाते लिए और उनमें अवैध लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन किया है। तो ये हमने प्रकरण दर्ज किया है और हमारे पुलिस सब इंस्पेक्टर रिया चौधरी हैं वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। इतनी बड़ी राशि का बैंक खातों में लेन देन हुआ तो तीनों खाते फ्रीज कर दिए गए और साइबर पोर्टल पर अकाउंट की शिकायत दर्ज हुई। इसके बाद ही पीड़ित मजदूर हुलास को पूरे मामले की जानकारी हुई। फिलहाल साइबर थाना पुलिस ने साइबर ठगी का मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने जो है साइबर ठगी का जो मामला दर्ज किया और फिलहाल जो है आरोपी महेंद्र
जिसके खिलाफ जो है ठगी करने 1 करोड़ से ज़्यादा की ठगी का मुकदमा दर्ज हुआ है, उसकी जो है तलाश कर रही है और पुलिस पूरे मामले की अब तलाश कर रही है। वहीं जो है साइबर पुलिस की ओर से जो है पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। सीकर से NDTV के लिए जगदेव सिंह पंवार।